वो सारे इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे जब फरकान साहब ने ये मौजूद छेड़ा। मैं सोच रहा हूँ बासिल, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बासिल जो खाना खा रहा था, इसके हलक में ही खाने का निवाला अटक गया। कर लूंगा शादी, इतनी भी क्या जल्दी है बाबा। वो खिसियानी हंसी हंस कर बोला। पास ही बैठी नयाब का दिल उछल कर हलक में आया था। इन्होंने एक नज़र सारे घर वालों पर डाली। सारे ही खाना खा रहे थे, मगर सबके कान इन दोनों की बातों की तरफ ही थे। फुरकान साहब ने सलीम साहब को देखा। तुम्हारा नायाब की शादी के बारे में क्या ख्याल है सलीम? मैंने सुना है इरफान का रिश्ता आया है नायाब के लिए। उन्होंने जानबूझकर ये मौजू छेड़ा था और ताया की बात सुनती नायाब को खांसी का दौरा पड़ गया। वो हैरत से अब अपने बाप को देखने लगी और इसी हैरत से माँ को देखा। इसे किसी ने बताया ही नहीं था कि इसका रिश्ता आया है, मगर वो इरफान को एक आग भी जी भरकर नहीं देखना चाहती थी। इसे इरफान पसंद नहीं था। इरफान इसके इकलौते मामू का बेटा था। जी भाई साहब, मेरा तो ख्याल था कि घर की बच्ची है, घर में ही रह जाए। वैसे भी मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है। मैं तो चाहता था, लेकिन अब आपके बेटे पर ही इन्हिसार है। अगर ये चाहेगा तो ही सब कुछ हो सकता है। सलीम चचा की बात सुनते हुए बासिल का दिल चाहा कि वो यहीं खाना छोड़कर कमरे में चला जाए, मगर चूंकि तमाम बड़े यहीं बैठे हुए थे, इसीलिए वो इनकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। चाचू, नायाब हमेशा से मेरे लिए बहनों की तरह रही है। ना ही मैंने नायाब के बारे में कभी ऐसा सोचा है और ना ही कभी आइंदा ऐसा होगा। इनफैक्ट अगर बात शुरू हो ही गई है तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे साथ एक फीमेल डॉक्टर काम करती है, इसका नाम रामीन है। हम दोनों यूनिवर्सिटी लाइफ से साथ पढ़ रहे हैं और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रामीन से। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शादी करूँ तो ठीक है, फिर मैं रामीन से बात कर लेता हूँ। आप लोग मेरा रिश्ता लेकर चले जाएं। बासिल ने बेनियाजी से कहते हुए वो टेबल से उठा और सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की जानिब चला गया, मगर जाने से पहले किसी का नस्वानी वजूद बहुत बुरी तरह से रोन गया था। नायाब की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। खाना हलक से निकलने से इनकारी हुआ। वो वही खाना छोड़ती हुई उठी और अपने कमरे में चली गई। दिल खून के आंसू रोता जा रहा था। तो ये था खान हाउस, जहाँ पर फरहान खान और सलीम खान दोनों भाई रहते थे। फुरकान खान की बेगम थी नूरबानो। नूरबानो बहुत ही समझदार और मिलनसार खातून थी। दूसरे से मोहब्बत मिलना इनका पसंदीदा मशगला था। तो वहीं सलीम साहब की बीवी राबिया बेगम थी। राबिया बेगम कुछ गुस्से की तेज थी। इन्हें सामने वाले की छोटी से छोटी बात भी बहुत जल्दी बुरी लग जाती थी, इसलिए सब इन्हें इस घर में मूडी ही समझते थे। फुरकान साहब के दो बेटे थे। बड़ा बेटा 26 साला बासिल, खूबसूरती की मिसाल। इसकी सुरमई आंखें जिन पर कोई भी लड़की अपना दिल हार सकती थी, और इनमें झलकती जहानत। इसका वजीहा चेहरा, इसके खूबसूरत नकूर, सफ़ेद दूधियाई रंग को इतना खूबसूरत था कि ऐसा लगता था जैसे मगरिब का सारा हुस्न बस एक शहजादे में आ गया हो। बासिल यही शहर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी करता था। इससे छोटा 22 साला उमैर यूनिवर्सिटी जाता था। तो वहीं सलीम साहब के भी दो बच्चे थे। बड़ा बेटा 25 साला वकास खान और छोटी 21 साला नयाब। नयाब कहीं अंदर ही अंदर दिल में बचपन से ही बासिल को पसंद करती थी और इससे मोहब्बत करती थी, मगर आज बासिल का साफ इनकार इसके मुंह पर तकलीफ दे गया था। वो शुरू से ही बासिल की बीवी बनना चाहती थी, मगर आज बासिल ने जिस तरह खुले लफ्जों में ही शादी के लिए इनकार कर दिया, इसका साफ मतलब था कि अब कभी भी बासिल इसकी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकता। वो कमरे में बैठी थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। राबिया बेगम ने तनफ्फर से इसे देखा। बस कर दो, इस शख्स के लिए कितने आंसू बहाओगी? नहीं करता वो तुमसे मोहब्बत, और साफ कह चुका है। और तुम जानती हो बासिल खान कैसा है। एक बार जब वो कह दे कि वो ये काम नहीं करेगा, तो मतलब वो ये काम नहीं करेगा। और नायाब ने बेहद यकीनी से अपनी माँ को देखा। इसका मतलब था इसकी माँ इसके दिल के हाल से वाकिफ थी। सच ही कहते हैं, माएँ अपनी बेटियों के दिलों के हाल से वाकिफ होती हैं। इसने तकलीफ की ज्यादती से नफ़ी में सर हिलाया। मैं मर जाऊँगी अम्मा, कुछ करें खुदा का वास्ता। वो तड़प कर बोली थी जब राबिया बेगम को गुस्सा आ गया। बस कर दो नयाम, जब एक चीज़ नहीं हो सकती तो इसके पीछे भागना छोड़ दो। अरे इरफान इतना अच्छा है, अपना इतना बड़ा बिज़नेस करता है। मैं तो कहती हूँ तुम इससे शादी कर लो। अरे वहाँ राज करोगी राज, यकीन करो। अब राबिया बेगम अपने भांजे की शान में कसीदे सुना रही थी। इरफान इनके भाई का इकलौता बेटा था। खूबसूरती में वो बासिल के पैरों की धूल बराबर भी नहीं था, मगर वो इतना भी बुरा नहीं था। खूबसूरत तो था, लेकिन अयाब अपने दिल का क्या करती जो सिर्फ बासिल पर आ गया था। अम्मा प्लीज़, आप एक बार बासिल से बात करें, क्या पता वो आपकी बात समझ जाए। इसने बहुत उम्मीद से अपनी माँ से कहा था, मगर राबिया बेगम का ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस कर दो नयाब, मैं एक बार कह चुकी हूँ ना कि तुम्हारी शादी बासिल से नहीं हो सकती। वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, और अब अपने इस दिल से इस नाकाम मोहब्बत को नोच कर निकाल फेंको। तुम्हारी शादी सिर्फ इरफान से होगी, और मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। अम्मा ने इतने साफ और सीधे तरीके से नायाब का दिल टुकड़ों में तोड़ा था कि नायाब अपनी माँ की संगदिली देख कर रह गई।
सच ही कहते हैं, हमारे घर वाले हमारा दिल पहले तोड़ते हैं, बाहर वाले तो बहुत बाद में तोड़ते हैं। नायाब ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि बासिल के मोहब्बत को अपने दिल से नोच कर निकाल फेंके। वो जानती थी कि बासिल किसी और से मोहब्बत करता है, ये बहुत तकलीफ था, मगर वो ये भी जानती थी कि अब बासिल इसकी किस्मत में नहीं है। इसने दिल से इरफान से शादी के लिए रजामंदी दे दी थी, हालांकि इसे इरफान में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। चूंकि वकास का रिश्ता भी खाला की तरफ तय था, इसलिए दोनों बहन भाइयों की शादी एक साथ ही रखी गई थी। वो मायूं की दुल्हन बनी बैठी थी, चेहरे पर टूट कर रूप आया था, लेकिन अंदर जो दिल था वो वीरान और बंजर होकर रह गया था। खान हाउस के गार्डन में ही वो दोनों बहन भाई सामने सोफे पर बैठे हुए थे। वकास शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन था। वो लोग शहर के अमीर और रईस लोगों में शुमार होते थे। इसकी एक नज़र ऊपर उठी थी। सामने से ही बासिल चलता हुआ आ रहा था। इसने आस-पास देखा, वकास यहाँ नहीं था। वो उठकर किसी मेहमान से कोई बात कह रहा था। जब वो धीरे से इसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठा, नयाब की आंखें ना चाहते हुए भी नम हुई। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर धीरे से नयाब के सर पर हाथ रखा। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना कहते हुए वो मुस्कुरा दिया और नायाब इसके दिल की दुनिया एक बार फिर टूट कर बिखरी थी। वो चाहकर भी अपनी आंखों की नमी काबू न कर पाई। आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे थे और गालों पर बह गए। खूबसूरती में नायाब भी किसी से कम नहीं थी। इसकी गहरी बुरी आंखें, इनमें चमकती मासूमियत, जिसका सफेद दूधिया चेहरा, मगर कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत खूबसूरती की मोहताज नहीं होती। वो रात आखिरी रात थी जब इसने आखिरी बार बासिल को देखा, फिर वो हमेशा के लिए रुखसत होती, इरफान की दुल्हन बने इस घर से चली गई, मगर वो नहीं जानती थी कि इसकी जिंदगी की जहन्नुम शुरू हो गई है। वो दुल्हन बनी इस वक्त इरफान के कमरे में बैठी थी, दिल हर किस्म के एहसास से आ रही था। जब मनपसंद शख्स ही ना मिले तो फिर जो मर्जी मिल जाए क्या फर्क पड़ता है। रात के 10 बज गए थे जब कमरे का दरवाजा खुला और इरफान अंदर दाखिल हुआ। वो चेहरा झुकाए वैसे ही बैठी थी। जब वो इसके सामने आकर बैठा, चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। आखिर है क्या तुम में जो मेरी माँ तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए मरी जा रही थी। अचानक ही इसने नयाब का चेहरा दबोचे इतनी सख्ती से कहा कि नयाब पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। इरफान की उंगलियां इसे अपने चेहरे के अंदर धंसती हुई महसूस हुई, इसे तकलीफ होने लगी थी। एक बात तो मैं आज ही बता रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो। ना ही मैं कभी तुम में इंटरेस्टेड था और ना ही तुमसे शादी करना चाहता था। इनफैक्ट मैं तो किसी और से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन नहीं, मेरी माँ को तो तुम जैसी खानदानी बहू चाहिए थी। इसीलिए तुम्हें ब्याह कर मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया, और मेरा बाप वो तो जायदाद से आग करने की धमकी दे रहा था, इसलिए तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में मुसल्लत की गई हो। कभी भी मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। वो अचानक गुस्से में आया था और नयाब को महसूस हुआ वो शराब पी कर आया है। इसके मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। नयाब ने बेसाख्ता इरफान का हाथ अपने गाल से दूर करना चाहा। मुझे दर्द हो रही है, इरफान, वो तड़प कर बोली थी। इरफान का हाथ दूर करने के चक्कर में इसका हाथ इरफान के कंधे पर गया। इरफान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश में इसने इरफान को मजीद गुस्सा दिला दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा हाथ झटकोगी। अगले ही पल इसका हाथ उठा था और नयाब के खूबसूरत चेहरे पर थप्पड़ का निशान छोड़ गया। इसका हाथ इतना वजनी था कि नयाब को अपना गाल आंख में झुलसता हुआ महसूस हुआ। होंठ का किनारा फट गया था, थोड़ा सा खून रिसने लगा। अब जब मेरी जिंदगी में मुसल्लत हो ही गई हो तो तुमसे अपना हक भी वसूल करूंगा। तो सख्ती से घुराते हुए अगले ही पल इसका चेहरा दोबारा दबोच थे। इसके लबों पर झुका था और इसके लबों को बेदर्दी से कुचलने के बाद भी इसे तकलीफ देने लगा। इसके गले को जगह जगह से तकलीफ देता वो नायाब की सिसकियां निकाल गया था। नायाब ने इसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, मगर वो इसके वजूद पर हावी होता इस कदर अजियत से इसके वजूद पर छाया था कि नायाब को खुद से भी नफरत हो गई। अपनी सारी वहशत इसके अंदर उंडेल चुका था। सारी रात वो इसकी पकड़ में बिन बानी मछली की तरह तड़पी थी, मगर दूसरी तरफ फर्क किसे पड़ रहा था। और ये रात हमेशा के लिए नायाब की जिंदगी में स्याही छोड़ गई थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी इसे किस जुर्म की सजा सुनाई जा रही है, बस इसे सजा दे दी गई थी। अगले दिन जब वलीमा हुआ तो इसने सख्ती से नायाब को हिदायत दी थी, अगर तुमने मेरे सुलूक के बारे में किसी को भी बताया, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी, तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम्हारी सोच भी नहीं है। इसका गला दबाते हुए इस तेज इतनी सख्ती से दहाड़ा था कि नायाब सारी काँप कर रह गई। मेरी बीवी होना तो एक बात याद रखना, मियाँ बीवी की पर्सनल कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। वो इसे जताना नहीं भूला था, और नायाब मरती क्या ना करती, बस खामोश रहने में ही आफियत जानी। मगर इरफान की बहन ने साफ नायाब के चेहरे पर सूजिश देख ली थी। फिर क्या, नायाब की ममानी ने काफी गुस्से से इरफान को डांटा था। थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी, बेवकूफ़ इंसान, अगर इसके घर वालों ने देख लिया तो फिर क्या होगा। वो तो शुक्र था कि वलीवे के मेकअप में इसके थप्पड़ का निशान इरफान की बहन ने कवर कर दिया, वरना वो जानते नहीं थे कि खान खानदान के बेटे कितने गुस्से वाले हैं।
वलीमे के फंक्शन में नायाब खामोश खामोश थी। इसकी ये खामोशी सबने बस कुदरती शर्मिंदगी और झिझक समझी थी, मगर कोई नहीं जानता था कि वो अंदर से किस कर और तकलीफ से गुजर रही थी। जब राबिया बेगम और सलीम साहब ने कहा कि वो नायाब को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो इरफान ने साफ मना कर दिया। इसे ये डर था कहीं वो बता न दे कि वो गुस्से में इसे थप्पड़ मार चुका है। राबिया बेगम ने इसरार नहीं किया, मगर सलीम साहब ने इसरार किया था। बेटा, ये तो रस्म है। लेकिन इरफान और इसके माँ बाप के इसरार पर वो हार गए थे। इसलिए वो नायाब को वापस अपने साथ खान हाउस में नहीं ले जा सके, और यूं इस तरह नायाब की जिंदगी मजीद अंधेरों में डूब गई। और तकरीबन हर रोज ही इस शख्स की मार खाती, मगर खामोशी से सर झुका देती, क्योंकि राबिया बेगम ने साफ कह दिया था कि तुम्हें हर हाल में इस रिश्ते को निभाना है। वो इसका मोबाइल फ़ोन भी छीन चुका था। अगर इसे राबिया बेगम से बात करनी होती, तो इसे इरफान की मौजूदगी में ही बात करनी पड़ती। वो नहीं चाहता था कि वो इरफान की हरकत राबिया बेगम को या किसी दूसरे को बताए, और यूं इसे इस शख्स के साथ रहते वक्त गुजरने लगा, और गुजरते वक्त में नायाब मजीद मुरझा गई थी। इसके अंदर जिंदगी जीने की रमक भी खत्म हो गई थी। दूसरी जानिब अगर बासिल की बात की जाए, तो बासिल के घर वालों ने रामीन के घर वालों से बात की थी। रामीन के वालिद रिश्ता देने के लिए मान गए थे, मगर इनका कहना था कि फ़िलहाल वो सिर्फ निकाह कर सकते हैं। इन्हें रामीन की शादी की तैयारी करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बासिल ने तो बहुत मना किया था कि इसे कोई जहेज़ वगैरह नहीं चाहिए। वह रामीन को ऐसे ही अपनी बीवी बनाना चाहता है। वो इससे मोहब्बत करता था, और मोहब्बत में इंसान हर चीज़ कुर्बान कर देता है। मगर रामीन के वालिद का कहना था कि बस कुछ वक्त दे दें। वो अपनी बेटी को इस तरह खाली हाथ रुखसत नहीं करेंगे। यूं इनका निकाह हो गया। निकाह के दिन भी नायाब आई थी इरफान के साथ, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। वहीं एक कोने में खड़ी वो इन दोनों का निकाह होते देख रही थी। मगर आज दिल को कुछ नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। बस दिल से इन दोनों की खुशी के लिए दुआ निकली थी। एक वक्त में बासिल इसकी ख्वाहिश हुआ करता था, मगर आज वो शख्स इसके लाशऊर में भी नहीं रहा था। जिस दिन वो इरफान की बीवी बनी थी, इस दिन ही इसने खुद से ये वादा कर लिया था कि वो अब कभी भी बासिल को नहीं सोचेगी। बासिल खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। जिस लड़की से दीवानों की आखिरी हद तक टूट कर मोहब्बत की, आखिर वो इसकी बीवी बन गई थी। वो इन दोनों के सामने खड़ी थी। अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा खुश रखे और आपकी जोड़ी सलामत रहे, दुआ देते हुए इसकी आंखों में कुछ जख्मी हुआ था, जो बासिल ने तो नहीं, लेकिन रामीन ने ज़रूर महसूस किया। इसे कुछ अजीब लगा था। इरफान इसे फ़ौरन अपने साथ वापस घर ले गया था। राबिया बेगम ने तो कहा था कुछ देर रुक जाओ, मगर इरफान ने काम का बहाना बना दिया था कि वो फिर कभी आएंगे। इतना कहते हुए वो दोनों निकल आए, और एक मिनट के लिए भी नायाब को इनके साथ नहीं छोड़ सकता था। अगर नायाब की ज़बान ने सच उगल दिया, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। वैसे भी इसने अपनी झूठी इमेज बना रखी हुई थी। कभी कभी वालिदैन के फैसले औलाद पर बहुत भारी पड़ जाते हैं। इसी तरह नायाब पर भी अपनी माँ का फैसला बहुत भारी पड़ गया था। इसकी माँ तो बहुत पुरसुकून थी, मगर वो हर रोज़ इस चीज़ की सज़ा काटती थी। कुछ महीने मजीद गुजर गए थे। वो सारे ड्राइंग टेबल पर बैठे हुए थे जब वकास का मोबाइल फ़ोन बज उठा। इसने मोबाइल कान से लगाया तो मुमानी का फ़ोन था। इन्होंने बताया नयाब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, इसीलिए वो लोग इसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सुनता हुआ वकास भी जल्दी से हॉस्पिटल की जानिब भागा था। इसके साथ इसकी बीवी फ़िज़ा भी थी। राबिया बेगम भी इनके साथ ही थी। वो सारे लोग इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। मुबारक हो, बेटी हुई है। नर्स ने मुस्कुराते हुए इस गुलाबी कम्बल में लिपटी हुई वो नाजुक बच्ची इरफान की माँ के हाथ में थमाई, और इरफान की माँ की आंखों में नागवारी आई थी। इससे पहले कोई कुछ कहता, वकास ने आगे बढ़ते जल्दी से बच्ची को पकड़ लिया। अरे वाह, देखिए अम्मा, मैं मामू बन गया हूँ। वो बहुत खुश था। वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी, सफ़ेद रुई में लिपटी हुई। वो बच्ची इतनी नाजुक थी जितनी शायद एक वक्त में नायाब भी हुआ करती थी। फ़िज़ा और राबिया बेगम इस वक्त नायाब के पास बैठी हुई थी, और नायाब का चेहरा मुरझाया मुरझाया सा था। फ़िज़ा ने नोट किया था कि मुमानी और इरफान के घर वालों का रवैया नायाब के साथ बहुत उखड़ा उखड़ा सा था। क्या इन लोगों को बेटी होने की खुशी नहीं थी, या फिर वो लोग बेटा चाहते थे? कोई चीज़ थी जो इसे खटक रही थी। इसे इस बारे में वकास से बात करनी थी। राबिया बेगम चाहती थी नायाब को अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन मुमानी ने साफ मना कर दिया। हरगिज़ नहीं, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी।
ان کے لہجے میں عجیب سا غصہ تھا جو رابعہ بیگم تو نہیں لیکن فضا محسوس کر گئی تھی۔ وہ لوگ واپس گھر آئے۔ فضا کمرے میں پریشان سی بیٹھی تھی۔ جب وقاص کمرے میں داخل ہوا، کیا ہوا ہے؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کے اڑے اڑے رنگ دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی۔ پتہ نہیں کیوں وقاص، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ممانی کو بیٹی کی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا وہ کس طرح عجیب سے لہجے میں نایاب سے بات کر رہی تھی۔ کوئی بھی خوش نہیں ہوا۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں نا۔ وہ اسی پریشانی سے اپنی ٹینشن کا اظہار کر رہی تھی کہ وقاص آسودگی سے مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک بار تسلی کے لیے عرفان سے بات کروں گا۔ اس نے فضا کو تو پرسکون کر دیا مگر خود اب اسے اندر ہی اندر یہ بات کھٹک رہی تھی۔ لیکن عرفان سے بات نہیں کر پایا کیونکہ درمیان میں ہی باسل کی شادی ہونا طے پائی تھی اور پھر وہ لوگ باسل کی شادی میں مصروف ہو گئے۔ اگر باسل رامین سے محبت کرتا تھا تو رامین بھی باسل سے اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ ان دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شادی میں نیام اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکی، اسی لیے کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ مزید ایک سال گزر گیا اور اس ایک سال میں نیاب اپنے گھر میں کیسی تھی کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہر شخص اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا اور اگر وہ لوگ جاننے کی کوشش بھی کرتے تو عرفان نیاب کے ہر غم پر پردہ ڈال دیتا تھا۔ وہ اپنے مائکے سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ بہت کم وہ خان ہاؤس آتی تھی اور اگر آتی بھی تھی تو صرف کچھ گھنٹوں کے لیے اور فوراً واپس چلی جاتی تھی۔ باسل بھی اب باپ بننے والا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ جو دن قریب آ رہے تھے وہ رامین کو لے کر بہت حساس ہو گیا تھا۔ وہ رامین کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بس بھی کر دے باسل، میں کون سا دنیا کی انوکھی عورت ہوں۔ وہ باسل کو اپنے لیے اتنی فکر کرتی دیکھ بس ایک ہی بات کہتی تھی، تم میرے لیے دنیا کی سب سے خاص عورت ہو کیونکہ تم میری بیوی ہو رامین۔ وہ بس محبت سے اس کے ماتھے کو چھوتا ایک ہی بات کہتا تھا، رامین۔ اس کی اس قدر محبت میں دن بدن مزید حسین ہوتی جا رہی تھی۔ بے شک اگر مرد محبت کرنے والا ہو اور عورت کا خیال رکھنے والا ہو تو عورت کا حسن نکھرنے لگتا ہے، لیکن اگر وہی مرد عورت کو تکلیف دینے والا ہو تو پھر عورت اندر سے مرنے لگتی ہے۔ آج وقاص اپنی کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں عمیر کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ وہ دونوں اپنے کلائنٹ سے بات کر رہے تھے۔ میٹنگ ڈن کرنے کے بعد کلائنٹس اٹھے اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئے۔ اچانک عمیر کی نظر سامنے ایک ٹیبل پر گئی اور اگلے ہی پل عمیر کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس سے پہلے عمیر اپنی نگاہیں موڑتا، بدقسمتی سے وقاص کی نگاہ بھی اس ٹیبل تک اٹھی۔ وہ عرفان ہے نا؟ اس نے تردید جاننے کے لیے عمیر سے پوچھا۔ جی بھائی، عمیر نے کچھ پریشانی سے کہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ وہ دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ عرفان کے سامنے کوئی لڑکی بیٹھی تھی اور عرفان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ وہ دونوں بہت قریب بیٹھے تھے اور باتیں بھی اس طرح کر رہے تھے، صاف پتہ چل رہا تھا ان دونوں میں دوستی سے زیادہ کچھ خاص ہے۔ اس سے پہلے وقاص اٹھتا وہ اس کی جانب بڑھتا۔ عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رک جائیں بھائی، اس طرح نہیں۔ ہم نہیں جانتے وہ لڑکی کون ہے، پہلے ہمیں پتہ کرنا ہوگا وہ لڑکی کون ہے۔ اس طرح نیاب کی زندگی کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم بیٹی والے ہیں، پہلے بات کی تفتیش کر لینی چاہیے۔ عمیر نے ایک بونگی سی دلیل دی تھی مگر وقاص اب اتنا بھی بچہ نہیں تھا۔ عمیر کے روکنے پر وقاص رک تو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم پتہ کرو یہ لڑکی کون ہے اور مجھے 2 دن میں اس لڑکی کی ساری ڈیٹیلز چاہئیں، سختی سے کہتے ہوئے وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، کیا عرفان نیاب کو دھوکہ دے رہا تھا؟ نیاب اپنے گھر میں خوش تو تھی۔ ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے نیاب کا چہرہ آیا۔ وہ شادی کے بعد بہت بدل گئی تھی، خاموش خاموش رہتی تھی اور آج وقاص کو احساس ہو رہا تھا اس نے یہ چیز محسوس کیوں نہیں کی۔ اپنی شادی، اپنے گھر بار میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے اس چیز کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ عمیر اپنے کام پر لگ گیا تھا لیکن وقاص بے چین سا ہو گیا تھا۔ اس گزرے ایک سال میں اللہ نے وقاص کو بھی ایک بیٹا دیا تھا مگر اب اسے نیاب کی بہت فکر تھی۔ 2 دن مزید گزرے تھے جب عمیر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں موجود تھے۔ میں نے پتہ کر لیا ہے بھائی، اس لڑکی کا نام رمشا ہے۔ وہ اور عرفان بھائی کافی سالوں سے ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں
और 1 महीना पहले बात करते हुए उमैर के लबों को कुफ लग गया। वकास को बहुत कुछ बुरा होने का एहसास हुआ था। क्या 1 महीना पहले उमैर? इसने बेचैनी से पूछा था। 1 महीना पहले इरफान भाई इस लड़की से निकाह कर चुके हैं। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो वकास को अपने कानों में जाता महसूस हुआ। क्या इरफान मेरी बहन पर सौतन ले आया? इसे अपनी ही आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी। यकीन नहीं हो रहा था इसकी बहन पर सौतन। वो ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकता था। इसकी लाडो और नाजों से पली बहन। वो अगले ही पल झटके से उठा था और लाइब्रेरी से बाहर निकलने वाला था जब उमैर ने इसका हाथ पकड़ लिया। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? इसने परेशान होते पूछा था। मुझे अभी नयाब से मिलना है। ना जाने वहाँ हमारी बहन कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। मुझे लगता है फ़िज़ा ठीक थी। वो लोग नयाब से सही सलूक नहीं करते। वकास परेशान सा होता अपनी गाड़ी के जानिब भागा था। उमैर भी इसके पीछे ही था। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इतना कहते वो दोनों वहाँ से निकले। इसकी गाड़ी इरफान के बंगले के बाहर रुकी। वो आज पहली बार बिना बताए मुमानी के घर आए थे। मामू शायद काम पर गए थे। इरफान तो पहले ही घर से बाहर था। वो लोग जैसे ही लाउंज में दाखिल हुए तो लाउंज में ही मुमानी की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो किसी पर गुस्सा उतार रही हैं। वो दोनों वहीं लाउंज में ही रुक गए और अब दोनों मुमानी को बोलते हुए सुन रहे थे और मुमानी के अल्फाज सुनते इन दोनों भाइयों की रगों में खून का उबाल तेज हुआ था। यकीनन वो सारे अल्फाज नयाब को कह रही थी। नयाब जो किचन में खड़ी खाना बना रही थी, इसके कानों में भी सारी आवाज़ें वाजे गईं। 2 दिन हो गए हैं इरफान को गए हुए। शौहर घर से गया है मगर नहीं। तुम्हें तो इतनी फुर्सत ही नहीं है कि शौहर के बारे में कुछ सोच लो। अरे एक बेटी क्या पैदा करके दे दी है, हमारे गले का अजाब बन गई है। तुम्हें चाहिए था इरफान को एक बेटा देती, इसे वारिस देती, लेकिन नहीं, खुद अपनी तरह एक बदतमीज बेटी पैदा करके हमारे सरों पर बिठा दी है, जो हर वक्त किसी न किसी को तंग किए रखती है। किचन के दरवाजे के साथ लगी वो 2 साला बच्ची सहमी हुई निगाहों से वो आवाज़ें सुन रही थी। बस तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने अब मेरे बेटे को वारिस नहीं दिया तो तुम्हारे मुंह पर तलाक के 3 बोल बुलवा कर तुम्हें इस घर से दफा कर दूंगी। अरे मैंने तो ये सोचा था चलो अपने घर की बच्ची है, हमें वारिस देगी, लेकिन नहीं, तुम्हारे इस घर में आते ही मनहूसियत के साए हमारे सरों पर मंडराने लगे हैं। कभी कभी तो दिल चाहता है कि तुम्हें इस घर से ही बाहर निकाल दूं। तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो सिर्फ बेटियां पैदा करती हैं। अरे बेटा पैदा करना तो तुम्हारे नसीब में ही नहीं। देखना तू सिर्फ बेटियों की माँ ही बन सकती हो। तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो बेटा पैदा नहीं करती। मुमानी और भी गुस्से से कुछ बोल रही थी और वो किचन में खड़ी नम आंखों के साथ इनकी सारी बातें सुन रही थी। चक्कर आ रहे थे। इसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, मगर वहाँ परवाह किसे थी। जल्दी से खाना बनाओ, सारे काम तुम्हें ही करने हैं। हम क्यों बहू के होते हुए मुलाजिमों की फौज रखें। वकास वहीं दरवाजे में खड़ा मुमानी की सारी बकवास सुन रहा था। जब इतने में छोटी सी महमल की आवाज़ आई, मम्मा भूख लगी है। वो बामुश्किल टूटे फूटे लहजे में बोल सकी थी। इससे पहले नायाब कुछ कहती इरफान की बहन ने गुस्से से इसे घूरा था और बच्ची के एक कदम सहम कर नायाब की जानिब भागी थी। कितने ही आंसू थे जो नायाब की आंखों से बहते गालों पर फिसल गए। ये जिल्लत, ये रुसवाई तो इसका मुकद्दर बन गई थी। मुमानी अब शायद गालियां बक रही थी। इससे ज़्यादा मजीद बकवास सुनने की हिम्मत वकास में नहीं थी। वो आगे बढ़ा था। ये क्या हो रहा है मुमानी? इसकी दहाड़ से सारा लाउंज हिल गया था। यहाँ तक कि किचन में काम करती नायाब के हाथ भी काम गए। अरे अरे वकास, तुम कब आए? मुमानी जल्दी से भौंकलाती हुई बोली थी। बस मेरे सामने ज़्यादा नागिन बनने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या बकवास की? मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। इतना जहर भरा है आप लोगों के दिलो दिमाग में भी मेरी बहन के खिलाफ। नायाब, नायाब कहाँ हो? वो गुस्से से गरजते हुए नायाब को आवाज़ें देने लगा। वो जो किचन में थी भागती हुई बाहर निकली। भाई कांपते लहजे में इतना ही कह सकी। उमैर और वकास दोनों की निगाहें एक पल के लिए इसके चेहरे की जानिब उठी। इसका चेहरा देखते हुए वकास की रगों में खून का उबाल तेज हुआ था। इसके चेहरे पर साफ जख्म के निशान थे, जैसे इसे मारा गया हो। चेहरा पीला पड़ गया था। इसका वजूद इतना कमज़ोर हो गया था जैसे ना जाने कब से खाना भी ठीक से ना खाया हो। इससे पहले वकास इसकी जानिब पर था, वो चकरा कर ज़मीन बोस हुई थी।
और वकास फौरन इसकी जानिब भागा था। नायाब, नायाब, क्या हुआ है? परेशान सा होता इसका गाल थपथपाया, मगर वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। उमर ने एक नज़र महमल को देखा, जो सहमती हुई मजीद दरवाजे के पीछे छुप रही थी। उमर की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। वो जल्दी से नायाब की छोटी सी बेटी तक गया, इसे उठा लिया और जल्दी से अपने आगोश में लेते इसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। मुझे लगता है इसे कमजोरी से चक्कर आ गए होंगे। हुमानी जल्दी से मीठी छुरी बनते हुए बोली थी। बस खबरदार, अगर आप लोगों ने मेरी बहन को हाथ लगाया। वकास दहाड़ा था। इसकी सारी बकवास मैं सुन चुका हूँ। मेरी बहन के साथ जो जुल्म आपने किया है ना, इसका बदला बाद में लूंगा। वो जल्दी से नायाब को अपनी बाहों में उठाए वहां से भागा था। उमर भी इसके पीछे ही बाहर निकला। वो तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। अगले ही पल वो डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाता हुआ राहदारी में भाग रहा था। 10 मिनट तक नायाब को आईसीयू में ले जाया जा चुका था, क्योंकि इसका सारा चेहरा नीला पड़ गया था और बाहर वो परेशान सा टहल रहा था। कुछ देर बाद ही उमर भी महमल को उठाए इसके पास आकर बैठा। महमल के हाथ में एक शॉपर था, जिसमें जूस और लेस के साथ बिस्किट थे, जो इसे उमर ने लेकर दिए थे। यकीनन वो भी परेशान हो गया था। ना जाने बच्ची कब से भूख से बिलख रही थी और इन लोगों को अपनी ही बच्ची पर रहम नहीं आया। ना जाने वो नायाब के साथ कैसा सलूक करते रहे होंगे। ये सब कुछ सोचते हुए वक्कास की रगों में खून का उबाल तेज हो रहा था, क्योंकि महमल ने उमर और वकास को बहुत कम देखा था, इसीलिए वो इन लोगों से इतनी अटैच नहीं थी। उमर ने देखा वो जूस खोलने की कोशिश कर रही थी, तो इसने आहिस्ता से महमल के हाथों से जूस पकड़ते हुए इसमें स्ट्रॉ डाला और अब वो स्ट्रॉ महमल के होठों से लगा चुका था। वकास परेशान सा बैठा था। तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकली। वकास जल्दी से डॉक्टर की जानिब बढ़ा था। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? वो ने बेताबी से पूछा। इनकी तबीयत ठीक नहीं है। इनका हमल ज़ाया हो चुका है। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो वकास के कानों में उतरा। तो क्या वो माँ बनने वाली थी? इसे इस बारे में पता क्यों नहीं था? मुझे लगता है इन्हें किसी किस्म का जहर दिया गया है। अल्फाज एक बार फिर से शीशे की तरह वकास के कानों में उतरे थे। जहर इनकी सारी बॉडी में फैल चुका था। शायद वो खुद भी इस जहर से बेखबर थी। इनके बच्चे को मार देने की कोशिश की गई है और इसीलिए बच्चा ख़त्म हुआ है और इसका जहर सारे वजूद में फैल गया था। ये तो शुक्र है आप लोग वक्त रहते इन्हें हॉस्पिटल ले आए। अगर कुछ घंटे मज़ीद गुजरते तो शायद इनकी मौत भी हो सकती थी। और मुझे लगता है इनका 2-3 बार अबॉर्शन भी करवाया गया है। डॉक्टर के अल्फाज आज वकास के सर पर आसमान फोड़ने के लिए काफ़ी थे। डॉक्टर ने जो कुछ बताया, इसके बाद वकास मजीद ज़मीन में अंदर तक धंस गया था। तकरीबन 24 घंटों में के बाद जाकर नयाब की हालत में सुधार आया था। नयाब होश में आई थी। राबिया बेगम परेशानी से इसके पास बैठी थी। इसने आंखें खोली तो जब माँ को देखा, तो माँ शर्मिंदगी किसी निगाहें झुका गई थी। मुझे माफ़ कर दो, ये मैंने क्या कर दिया नयाब? सारी सच्चाई जान लेने के बाद राबिया बेगम को अफसोस हो रहा था। इन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया। सारी सच्चाई पता चल गई थी। इरफान इसे मारता पीटता था और फिर इन लोगों ने दोबारा नयाब का अबॉर्शन करवा दिया, सिर्फ ये जान लेने के बाद कि अल्ट्रासाउंड में ये शो हुआ था कि बेटी है और इन्हें बेटी नहीं चाहिए थी। वो पहले ही एक बेटी के बाद नायाब से मजीद उखड़े उखड़े रहने लगे थे। मुमानी और इरफान का रवैया इसके साथ बहुत बुरा था और इस बार जब डॉक्टर ने कहा कि बेटी होगी, तो नायाब ने इस बार अबॉर्शन करवाने से मना कर दिया। इसने कह दिया वो मजीद ये गुनाह नहीं करेगी। इसीलिए मुमानी ने इसके दूध में जहर मिलाकर दे दिया ताकि बच्चा ख़त्म हो जाए। वो लोग किस कदर घटिया थे, ये वकास को अंदाज़ा हो गया था। मैं इरफान को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सलाखों के पीछे करवाऊंगा और इसके साथ साथ तुम्हें तलवार दिलवाऊंगा। तुम्हें मजीद वहां नहीं जाओगी। वक्कास ने सख्ती से फैसला सुनाया था। नायाब ने कुछ नहीं कहा। इसके अंदर हर एहसास मर गया था। महमल, महमल कहाँ है? परेशान होते पूछा। वो उमैर के साथ है। उमैर इसे कुछ देर के लिए बाहर घुमाने लेकर गया है। बच्ची है हॉस्पिटल में, इसका दिल गया था। राबी बेगम ने जवाब दिया। इसने माँ से भी कोई बात नहीं की। 3 दिन बाद वो डिस्चार्ज होने के बाद इनके साथ खाना हाउस आ गई। मानी और मामू ने काफ़ी कोशिश की कि वकास का दिल साफ कर सकेंगे, मगर वकास अपनी बहन की हालत देख लेने के बाद इरफान के साथ हर हद से गुजरने के लिए तैयार था। वो इसे पुलिस के हवाले भी कर चुका था और इरफान की सज़ा
सख्त होने वाली थी। आज नायाब को खान हाउस आए दूसरा दिन था जब अचानक रामीन की तबीयत खराब हुई। बासिल रामीन को हॉस्पिटल लेकर गया और अब वो बाहर बेचैनी से टहलता हुआ रामीन और बच्चे की हिफाजत की दुआएं कर रहा था। ना जाने क्यों इसका दिल घबरा रहा था। डॉक्टर्स बाहर निकले। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। डॉक्टर ने इस कंबल में लिपटा हुआ वजूद बासिल की जानिब बढ़ाया। और मेरी बीवी, इसने डरते हुए पूछा था, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर होगा आप एक बार मिल लें। डॉक्टर की बात सुनते वो जल्दी से बच्चे को नूर बेगम की हवाले करता हुआ अंदर भागा था। अंदर पहुंचा तो रामीन नीम बेहोशी में थी। इसका सारा वजूद तकलीफ का शिकार था। बासिल की रूह तड़प उठी थी। वो इसकी औलाद को दुनिया में लाने के लिए खुद मौत के मुंह में चली गई थी। बासिल इसके पास बैठा धीरे से इसके माथे पर लब रखे। इसके लम्स ने इसने आंखें खोली थी। बासिल, मोहब्बत से पुकारा। बासिल की आंखों में नमी इकट्ठी हुई थी। मुझे आपको बहुत अहम बात बतानी है। ये ना जाने वो क्या कहने वाली थी। अभी कुछ मत कहो, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम तीनों घर चलेंगे। हमारा बेटा हमारे साथ जाएगा, इसने मुस्कुरा कर कहा। मगर रामीन की हालत चीख चीख कर बता रही थी कि शायद अब वो मजीद जिंदगी ना जी सके। मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं सुकून से मर जाना चाहती हूँ बासिल। हमारे बेटे का ख्याल रखिएगा। और मुझे आपको एक अहम बात बतानी है। वो दोबारा इसकी बात की तरफ आई थी। बासिल इसकी तरफ झुका। ऐसे मत कहो मेरी जान। एक बार फिर इसके माथे पर लब रखे। नायाब, नायाब बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि वो आपसे कुछ छुपा रही थी। मैंने हमारे निकाह पर इसे देखा था। इसकी आंखों में तकलीफ थी। मैं इसकी आंखों में तकलीफ देख रही थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मुझसे वादा करें कि आप नायाब से शादी कर लेंगे। रामीन के अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो बासिल को अपने कानों में जाता हुआ महसूस हुआ। तुम होश में तो हो रामीन? वो गुस्से से गरजा था। रामीन मुस्कुराई थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बासिल। धीरे से इसके करीब होती इसके सीने से आ लगी थी। मैं तुमसे सारी दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मगर शायद जुदाई बासिल की किस्मत में लिख दी गई थी। वो इसके सीने से लगी। गहरी नींद उतर गई और बासिल की सारी दुनिया तबाह हो गई थी। इसका छोटा रोता बिलखता बच्चा तन्हा रह गया। बासिल की मोहब्बत की दास्तान पूरी होने के बाद अधूरी रह गई। खान हाउस पर कयामत का समा था। बासिल का बुरा हाल था। कोई होश नहीं थी। वो कमरा बंद किए बैठा था और हर चीज तोड़ फोड़ रहा था। इसने रामीन को शायद किसी पागलों की हद तक चाहा था। और अब रामीन की मौत ने इसे तकलीफ देती जा रही थी। रामीन की मौत को 4 दिन हो गए थे और इस वक्त इसकी कब्र के पास बैठा इसकी कब्र की मिट्टी पर हाथ फेर रहा था। तुम तो कहती थी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तुम धोखेबाज निकली रामीन। तुम तो कहती थी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, लेकिन तुम कैसे मुझे छोड़कर चली गई। गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी रामीन की मौत को दिन ही कितने हुए थे जब रामीन की खाला ने ये कह दिया कि भाई अब बच्चा बिन माँ के कैसे रहेगा। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि बच्चा इसकी खाला के हवाले कर दें। शायद वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहती थी कि अब बासिल की शादी रामीन की छोटी बहन से हो जानी चाहिए। इस तरह बच्चे को सौतेली माँ की बजाय खाला मिल जाएगी। इनकी इस बात पर फिजा और नूर बानो ने गुस्से से इन्हें घूरा था। अभी रामीन की मौत को वक्त ही कितना हुआ है। आप कैसी बातें कर रही हैं। फिजा को फिजा की सख्ती से कही बात पर वो एकदम खामोश हो गई थी। बच्चा मुसलसल रो रहा था। वो सारी इस वक्त कमरे में बैठी हुई थी। पास ही नयाब बैठी थी। फिजा मुसलसल इस छोटे से बच्चे को संभालने की कोशिश कर रही थी। इससे ज्यादा बर्दाश्त नायाब में नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था इसे माँ का दूध चाहिए, लेकिन वो कहाँ से माँ का दूध लाते। दूसरा दूध इसकी सेहत के लिए नुकसानदेह था। नायाब ने लम्हों में एक फैसला किया। वो जल्दी से सोफे से उठी और फिजा के पास आते इसके हाथों से बच्चे को पकड़ा और जल्दी से अपनी गोद में लेती वो इसे अपना दूध पिलाने लगी। कमरे में बैठी सारी औरतें साकत रह गई। राबिया बेगम भी और नूर बेगम भी। मगर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। बच्चा दूध पीने के बाद सुकून में आ गया। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं क्या करती। मैं तुम्हें इस तरह रोते नहीं देख सकती थी। मैं जानती हूँ कि ये हक तुम्हारी माँ का था, लेकिन मेरी ममता भी तड़प रही है। वो बेबसी से बच्चे को अपने सीने से लगाती हुई बोली थी। वक्त का काम है गुजरना, और वक्त गुजर ही जाता है। वक्त मजीद 1 साल आगे सिरक गया। नयाब के जख्मों में कुछ हद तक राहत आ गई थी।
इसे इरफान से निजात मिल गई थी। वकास ने इसे तलाक दिलवा दी थी। अब वो और महमल खान हाउस में ही रहते थे और इनके साथ वो अयान का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। बासिल ने खुद को बस सिर्फ अयान और हॉस्पिटल की ज़ात में ही गुम कर लिया था। रामीन के जाने के बाद वो इस कदर संजीदा रहने लगा था जैसे कोई रोबोट हो। वो सिर्फ अयान से प्यार करता था। घर वालों के साथ बैठना बहुत कम कर दिया था। सारे चाहते थे वो दूसरी शादी कर ले ताकि इसका गम हल्का हो जाए, मगर वो साफ कह चुका था कि रामीन के बाद कोई भी इसकी जिंदगी में नहीं आ सकती। अक्सर ही वो हॉस्पिटल के कैंप्स में चला जाता। इस तरह जो मेडिकल कैंप्स लगते थे वो दूसरे शहरों में लगते थे। इसीलिए वो महीनों महीनों हफ्तों हफ्तों घर से गायब रहता था। और इसके घर से गायब रहने के बाद नायाब अयान का ख्याल रखती थी। इसके लिए अयान इसका बेटा था। इस पूरे 1 साल में इसने अयान को अपना दूध पिलाया था। वो इसकी रज़ाई माँ बन गई थी। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि वो रामीन का बेटा था। इसके लिए तो वो इसका बेटा था। इसे रामीन से कोई हसद नहीं था। वो तो ये भी भूल गई थी कि वो कभी बासिल से मोहब्बत करती थी। हर चीज़ पर वक्त की धूल पड़ जाती थी। आज वो घर में दाखिल हुआ। चेहरा आज भी वैसा ही था, बस दाढ़ी कुछ बढ़ गई थी। इससे पहले वो लाउंज में अंदर जाता, इसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो परेशान सा हुआ। आवाज़ पिछले गार्डन से आ रही थी। बासिल पिछले गार्डन में गया तो वहां झूले पर 3 साला महमल बैठी रो रही थी। वो परेशान हुआ। महमल क्या हुआ? वो इसके पास ही झूले पर बैठता हुआ बोला। महमल ने चेहरा उठाए बासिल को देखा। किसी ने कुछ कहा है? बासिल ने प्यार से पूछा था। वो चाह कर भी अब बच्चों से गुस्से से बात नहीं कर सकता था। चाहे इसके अंदर जितना मर्जी संजीदापन आ गया हो। मामू, मम्मा ने मारा, वो सूसू करती बोली कि बासिल हैरान हुआ। नयाब ने? लेकिन नयाब ने क्यों मारा? वो महमल का गाल सहला कर पूछ रहा था। बस मैंने यही पूछा कि फाहद के पास वकास मामू हैं, तो फिर मेरे बाबा कहाँ हैं? इस बात पर ही मम्मा ने थप्पड़ मार दिया। वो मासूमियत से बता गई थी और एकदम लब भीज गया। वो जान गया था कि नयाब को क्यों गुस्सा आया होगा। कोई बात नहीं मामू की जान, चलो हम अंदर चलते हैं। मैं तुम्हें चॉकलेट लेकर देता हूँ। आप आइंदा मामा से ये ना पूछना, ओके? महमल ने इस बात में सर हिलाया था, मगर आज बासिल को एहसास हुआ था वो बच्ची एहसास से कमतरी का शिकार हो रही थी। वो घर में दाखिल हुआ तो राबिया बेगम नयाब के पास बैठी थी और नयाब की झोली में अयान था। अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ शादी कर लो नयाब। बस कर दें अम्मा, खुदा के वास्ते। मेरी जिंदगी का एक हादसा, एक तजर्बा काफी है। नयाब झुंझला ही गई थी। आखिर कब तक इस तरह हमारे दर पर पड़ी रहोगी? तुम्हारी शादी एक दिन तो होनी ही है। अगर तुम कहो तो मैं बासिल से बात करूं। वैसे भी तो अयान को तुम माँ की तरह संभाल रही हो। इनकी बात सुनते हुए बासिल के साथ नयाब दोनों की रगों में खून का उबाल तेज हुआ। बस कर दें अम्मा, आप होश में तो हैं। अयान का ख्याल रखना एक अलग चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी माँ हूँ। इसकी माँ सिर्फ रामीन है। वो गुस्से से कहती हुई अंदर कमरे में चली गई और बासिल एकदम जैसे पुरसुकून हो गया। इसे नायाब का जवाब अच्छा लगा था, लेकिन अब सलीम साहब और फुरकान साहब दोनों को अपने अपने बच्चों की फिक्र लगी हुई थी। ये रात का वक्त था जब वो दोनों बासिल के सामने स्टडी रूम में आकर बैठे। देखो बासिल, अयान को एक माँ की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से नयाब इसके लिए बेहतर है। तुम शादी कर लो। वैसे भी नयाब अपने घर की बच्ची है। कल को जब अयान बड़ा होगा तुमसे तो पूछेगा इसकी माँ कहाँ है, तो क्या कहोगे? सलीम साहब की बात सुनते बासिल के चेहरे पर सख्ती आई थी। मैं कह दूंगा कि इसकी माँ मर गई, लेकिन इसकी माँ सिर्फ रामीन है। चाचू प्लीज आइंदा मेरी बीवी और बच्चे को सिर्फ मेरी जात तक वाबस्ता रहने दें। मैं जानता हूँ नयाब इसका ख्याल रखती है। इसने बिल्कुल माँ की तरह पाला है। मैं नयाब का शुक्रगुजार हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि नयाब से शादी कर लूं। फुरकान साहब ने सलीम साहब के हाथ पर हाथ रखे। इन्हें चुप रहने का कहा था। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वकास अब नयाब के लिए परेशान रहता है और वो इसके लिए रिश्ता देख रहा है। तुम खुद सोचो, अगर नयाब की शादी हो गई, वो इस घर से चली गई, तो अयान का क्या होगा? इसे कौन संभालेगा? अयान कहाँ है? अब नयाब के बिना रहता है। तुम अच्छे से सोच लो, फिर सोच समझ कर जवाब देना। फुरकान साहब ने नरमी से मामला हैंडल करना चाहा।
एक बार साफ साफ कह चुका हूँ मुझे नायाब से शादी नहीं करनी। वो संजीदगी से जवाब देता हुआ वहां से बाहर निकलता चला गया। वकास इसके सामने बैठा था। नायाब, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, और आखिर कब तक तुम इस तरह यहाँ बैठी रहोगी? मैं ये नहीं कह रहा तुम हमारे लिए बोझ हो, लेकिन शादी कर लोगी तो महमल को एक बाप मिल जाएगा। वो छोटी है, आज वो तुमसे पूछ रही है मेरा बाप कहाँ है, कल वो जब बड़ी होगी तुमसे मजीद सवाल पूछेगी, फिर तुम क्या करोगी? इसे क्या जवाब दोगी? इसीलिए बेहतर है सोच लो, गौर व फिक्र कर लो। तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते आए हुए हैं, अगर तुम कहोगी तो मैं बात चलाऊंगा, क्योंकि बासिल तो साफ मना कर चुका है। भाई की बात सुनते हुए नायाब आंसू पीती रह गई। वो जानती थी इन सब की नीयत गलत नहीं है। भाई आपको जहाँ ठीक लगे मेरी शादी करवा दे। मैं जानती हूँ मेरी बेटी एहसास कमतरी का शिकार हो रही है। वो हार गई थी, इसकी ममता हार गई थी। दिल तो वैसे ही मर गया था, अब क्या फर्क पड़ता था कि इसकी शादी किससे होती है। वकास ने इसके सर पर हाथ रखा। इस बार फैसला सोच समझ कर करूंगा मैं, तुम्हें मजीद किसी जहन्नुम में नहीं फेंकूंगा। इतना कहते वो कमरे से बाहर निकल गया। आज इतवार था, मगर वो फिर भी हॉस्पिटल गया हुआ था। 10 बजे के करीब जब वो घर में दाखिल हुआ तो इसने हैरानी से घर में देखा। कुछ मेहमान बैठे हुए थे, एक साइड पर नायाब और महमल भी बैठे हुए थे। वकास इन सब का तारुफ करा रहा था। ये शाफे है, मेरे साथ बिजनेस के मामलात संभालते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, बीवी का इंतकाल हो गया है। इन्हें बस एक अच्छी और नेक लड़की चाहिए जो इनके दोनों बच्चों को बिल्कुल माँ की तरह प्यार करे, और जिस तरह हमारी नायाब अयान से प्यार करती है। ये देखते हुए ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। बासिल ने हैरानी से इस शख्स को देखा जिसकी उम्र 40 से ज्यादा थी, और एक पल के लिए इसने नायाब को देखा, और अगले ही पल बासिल की रगों में खून का उबाल तेज हुआ था। इन दोनों की उम्रों में 15 साल का फर्क था। क्या वकास पागल हो गया था? क्या हो रहा है यहाँ पर? बासिल आगे बढ़ते हुए बोला था। अरे आ जाओ, तुम भी आ जाओ। बासिल बैठ जाओ। असल में शाफी साहब नायाब के रिश्ते के सिलसिले में आए थे, तो बस मैं वही बात कर रहा था। वकास की बात सुनते हुए बासिल की आंखों के सामने एक पल के लिए रामीन की आखिरी ख्वाहिश आई। इसने एक नज़र नायाब को देखा। क्या वाकई वो इससे मोहब्बत करती थी? फिर एक नज़र महमल को देखा। क्या नायाब इसे ऐसे शख्स का साथ डिजर्व करती थी जो 40 साल से ज़्यादा उम्र का हो? दिल ने कहा था नहीं, वो इतना सख्त दिल नहीं था। इतने में 1.5 साल अयान सोफे से उठता हुआ बासिल की जानिब भागा था। वाबा वाबा करता वो इसकी टांगों से लिपट गया। बासिल ने अयान को पकड़ते हुए नायाब के हाथों में थमाया। तुम दोनों माँ बेटा कमरे में जाओ, इनसे मैं बात करता हूँ। इसने बराह रास्त नायाब की आंखों में आंखें डाले कहा था। नायाब पहले तो इसके रवैये से कुछ चौंकी थी, क्योंकि इसने पहली बार नायाब को अयान की माँ कहकर बुलाया था। हैरान होना बनता था। फिर अयान को पकड़ते हुए वो कमरे से चली गई। बासिल ने पास बैठी महमल को उठाकर अपनी गोद में लिया, और अब इन लोगों को देख रहा था। सॉरी, लेकिन कोई शादी नहीं होगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं नायाब से निकाह करने वाला हूँ, सो आप लोग वापस जा सकते हैं। इसने जैसे सबके सरों पर धमाका किया था। वकास के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। वो मेहमानों को लाजवाब करता वापस भेज चुका था। कुछ देर बाद वो नायाब के सामने बैठा था। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ नायाब, तुम्हें कोई मसला, कोई एतराज़? और नायाब हैरान परेशान सी बासिल को देख रही थी। लेकिन मैं कैसे? वो परेशान थी। क्यों? इस 40-45 साल शख्स के सामने तुम जाकर बैठ सकती हो, इसके लिए रजामंदी दे सकती हो, तो फिर मुझ में क्या कमी है? इसकी आखिरी बात सुनते हुए नायाब के दिल में कोई खंजर पेवस्त हुआ। वो इसे कहना चाहती थी कि आप दुनिया के बेहतरीन शख्स हैं, लेकिन कह नहीं पाई। ठीक है, जिससे आपको मुनासिब लगे। वो खामोशी से इस बात में सर हिला गई, और वकास का प्लान कामयाब हो गया। 2 दिन बाद ही इन लोगों का सादगी से निकाह हो गया था। मैं जानता हूँ मैंने बहुत जल्दी रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। देखो नायाब, हम दोनों बिल्कुल दोस्तों की तरह रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इस रिश्ते को मज़ीद आगे निभाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। तुम समझ सकती हो ना? नायाब के पास बैठता वो इसे अपने अंदर चलती कैफियत का बता रहा था। नायाब ने नफ़ी में सर हिलाया। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपने मुझे अपनी इज्जत बना लिया, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सारी ज़िंदगी मैं सिर्फ आपके नाम पर भी रह सकती हूँ। वो नहीं जानती थी कि इसके सालों पुरानी ख्वाहिश इस तरह से भी पूरी हो सकती है। मगर आज वैसी खुशी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी।
وہ دھیرے سے اس کے مزید قریب ہوا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ تم بہت اچھی ہو نیاب، لیکن میں رامین سے زیادہ کسی کو نہیں چاہ سکتا، اور میرے بیٹے کا خیال رکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ تم نے اس کی بہت اچھی ماں بن کر دکھایا ہے، اور یقین جانو میں محمل کو کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ نیاب مسکرا دی تھی۔ میں کبھی بھی آپ کی اور رامین کی محبت کے درمیان نہیں آنا چاہتی۔ رامین ہمیشہ سے میرے لیے قابل عزت رہی ہیں۔ بس آپ کا ساتھ میرے لیے کافی ہے۔ مجھے محبت نہیں چاہیے باسل۔ زندگی میں پہلی بار نیاب کو خوشی نہیں لیکن اطمینان ضرور ہو گیا تھا، اور پھر باسل نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کتنا اچھا باپ ہے۔ وہ محمل کے سامنے بیٹھا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ آج سے مجھے ماموں نہیں بابا کہو گی۔ اور وہ حیران ہوئی۔ تو کیا سچ میں آپ میرے بابا بنیں گے؟ باسل مسکرایا تھا۔ بالکل، آج سے میں ایان اور آپ دونوں کا بابا ہوں۔ اس نے بالکل محمل کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار دیا تھا۔ سارے گھر والے پرسکون ہو گئے تھے۔ وہ نیاب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ نیاب پر کبھی اونچی آواز نہیں کی۔ وہ نیاب پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، نیاب نے اونچے لہجے میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ نیاب کو ہمیشہ ایسے ٹریٹ کرتا تھا جیسے بہت نازک ہو۔ جب اس نے پہلی بار نیاب کے قریب ہوتے اسے چھوا تھا تو نیاب کو لگا جیسے کوئی اسے عزت کے ساتھ محبت بھی دے رہا ہو۔ باسل نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ کچھ رامین کی خواہش اور کچھ اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ ایان کی ایک ماں تو پہلے ہی جا چکی ہے۔ وہ ایان سے اس کی دوسری ماں نہیں چھین سکتا تھا۔ اگر واقعی نیاب کی شادی کہیں اور ہو جاتی تو پھر ایان کا کیا ہوتا؟ وقت مزید سرک گیا تھا۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ باسل نے ہاتھوں میں اس چھوٹے سے شہزادے کو پکڑ رکھا تھا، اور نیاب کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چلنے لگے جب عمانی نے کہا تھا لگتا ہے بس اس نے تو بیٹیاں ہی پیدا کر کے دینی ہیں، یہ منحوس تو کبھی بیٹا پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ اس قدر تنفر اور نفرت سے عمانی نے کہا تھا بس اس کی قسمت میں بیٹا پیدا کرنا نہیں ہے، اور آج خدا نے اسے ایک بیٹے سے نواز دیا تھا۔ باسل بہت خوش تھا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کس قدر محبت سے چھو رہا تھا۔ اس گزرے عرصے میں باسل کو آج بھی رامین سے ویسے ہی محبت تھی، بس اس محبت کے ساتھ اسے نیاب سے بھی محبت ہو گئی تھی۔ نیاب نے اپنی مخلصی سے باسل کا دل جیت لیا تھا۔ بہت شکریہ میری زندگی میں ایک اور خوشی شامل کرنے کے لیے۔ نیاب کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتا بولا کہ نیاب جھیپ سی گئی۔ اس نے گناہ نہیں کیا، نہ محرم کی محبت کو دل سے نکال دیا تھا، پھر خدا نے اسے اسی کا محرم بنا دیا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ محمل اور ایان دونوں کمرے میں داخل ہوئے اور وہ دونوں اس چھوٹے سے بچے سے پیار کر رہے تھے۔ باسل اور نیاب دونوں مسکرا دیے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ خدا نے ہمارے لیے کیا بہتر رکھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ محبت انسان کو آزماتی ہے، خدا امتحان لیتا ہے، جو کامیاب ہو جائے پھر اسے انعام بھی دیا جاتا ہے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیو کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔